तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, बीटी यूपी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड डिफरेंट पीएसयूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो एसएससी जेई को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को कंपटीशन के अकॉर्डिंग करोगे तो एक बेस्ट जॉब अपनी लाइफ में सिक्योर कर पाओगे, वरना आप डिप्लोमा ऐसे ही पास करते रहोगे, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाएंगी। लोगों से बहुत कम प्राइस में रखता हूँ एज ए स्टूडेंट। चलिए नोट्स की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग सारी स्टडी को करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लूइड मैकेनिक्स को समझेंगे और हाइड्रोलिक्स को समझेंगे, फिर हम एक एक चीज़ करके आपको प्रॉपर्टीज समझाएंगे। तो आइए अपने नोट पैड के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये क्या है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अर्थात फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की क्या है? एक शाखा है। तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत होता क्या है दोस्तों? जिसमें क्या होता है दोस्तों? लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव, द्रव और आपकी गैस। ठीक है, लिक्विड अर्थात द्रव और गैस पर उस पर लगने वाले फोर्स, उस पर लगने वाले फोर्स और फ्लो का स्टडी किया जाता है। अर्थात फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत मेरे दोस्तों फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब हो गया तरल। अब फ्लूइड के अंतर्गत आ रहा है लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है उसका स्टडी करना और उनका फ्लो किस तरीके से हो रहा है उसका स्टडी करना इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। क्लियर बात है भैया? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये जो फ्लूइड वर्ड यूज कर रहे हैं ये फ्लूइड क्या है, क्योंकि फ्लूइड को भी तो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड नॉर्मली इसको आप तरल कह सकते हो। अब जब फ्लूइड वर्ड यूज होता है तो लोगों को लगता है कि हमेशा यहाँ पर लिक्विड यानी पानी की बात किया जा रहा है। होता जनरली वही है, लेकिन फ्लूइड के अंदर गैस भी आ सकता है और लिक्विड भी आ सकता है। क्लियर बात है भाई लोग? चलिए, तो फ्लूइड क्या है ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ यहाँ पे लिख देता हूँ जिस पर शियर स्ट्रेस लगाने से, जिस पर शियर स्ट्रेस लगाने पर, शियर स्ट्रेस लगाने से डिफॉर्मेशन होता है। अभी मैं फील के साथ समझाऊंगा। लगाने से डिफॉर्मेशन होता है, इसका कहने का मतलब क्या है? पहले नंबर तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो आपको शियर के मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। तो आइए शियर स्ट्रेस को समझाते हैं। जैसे ये कोई ब्लॉक हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो? फोर्स, तो ये क्या होगा? ये इसमें शियर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अगर शियर स्ट्रेस की बात करें, शियर उत्पन्न होने की बात करें, तो आगे चलकर ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? शियर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कुछ इस तरीके से ये डिफॉर्म हो जाता है। सेम कंडीशन पानी में भी होता है। कुछ इस तरीके से आपका पानी होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप पानी को समझ सकते हो, फ्लूइड को समझ सकते हो। जब आप क्या लगाओगे? शियर स्ट्रेस लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, शियर स्ट्रेस लगाओगे। अब यहाँ पे क्या लगा था? शियर फोर्स लगा था। जब यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगाया हमने, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स
पर यूनिट एरिया, यानी किसी एक एरिया के ऊपर आपने क्या लगाया, शियर फोर्स लगाया, तो उसे कहेंगे शियर स्ट्रेस। अर्थात जब आपने यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगाया तो क्या हुआ, लगातार डिफॉर्म होगा, यानी आप यहाँ पर लगाएंगे स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा, ये पानी है, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, ऐसा पदार्थ जिस पर शियर स्ट्रेस लगाने से डिफॉर्मेशन होता है। तो फ्लूइड हो या तरल हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O अर्थात पानी हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया आपका, ठीक है, एयर हो गया आपका, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या आता है, फ्लूइड स्टैटिक्स। ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स। चलिए, फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्थिर। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी रुका हुआ। अर्थात जो फ्लूइड का स्टडी है वो रेस्ट अवस्था में किया जाता है। स्टडी एट रेस्ट ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का रेस्ट अवस्था में अध्ययन करना, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, P बराबर F/A। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर बात करें गहराई के टर्म में तो P बराबर होता है ρGH। रो का मतलब होता है घनत्व, ठीक है, डेंसिटी। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है गति अवस्था में। जब आपका फ्लूइड गति अवस्था में होता है तो हम यहाँ पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या डिस्कस होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है, फ्लो रेट होता है। अब ये सब क्या है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इतना नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स लिख देता हूँ। सारी चीज़ों को आपको समझाते चल रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, गति का अध्ययन अर्थात मोशन का अध्ययन किया जाता है, और उस पर जो बल लग रहे हों, गति प्लस बल, फोर्स, दोनों का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। क्लियर बात है। अब ये कहाँ पर होता है, ये आपके कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी सातत्य समीकरण आपने सुना होगा फिजिक्स वगैरह में, A1V1 बराबर A2V2। ठीक है, सातत्य समीकरण। चलिए, सातत्य होता है ना, ठीक है, हिंदी में देख लेना अपना, कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन। तो ये हो गया फ्लूइड के बारे में ओवरव्यू। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन याद कर सकते हो। अब चलते हैं हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को समझाने से पहले हम हाइड्रोलिक्स के ऊपर आ चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी नाम है। तो हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो यह इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अथवा गति अवस्था में उसके बिहेवियर अर्थात फोर्स, उसके मोशन, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। यानी आपका जो पानी है वो चल रहा हो, यानी कहीं पाइप में बह रहा हो या कहीं तालाब में रुका हुआ हो, उन दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोलिक्स जो है, यानी आपका जो हाइड्रो है वो दो अणुओं के बीच की जो परस्पर दूरी होती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके आधार पे तीन तरीके से बांटा जाता है। सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसियस होते हैं। ये हो गया हाइड्रोलिक्स। ठीक है, चलिए, लेकिन हमेशा जनरली जो चीज़ है वो हाइड्रो यानी पानी की बात हम दिमाग में समझते हैं, लेकिन यहाँ पे गैस के भी फॉर्म में होती है, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में भी होती है, यहाँ पर पानी की भी फॉर्म में होती है, यानी पारा हो गया तो आपका हल्का ठोस के फॉर्म में भी हो जाता है। चलिए, क्लियर बात है। फ्लूइड्स के बारे में हमने समझा दिया।
कि तरल जो है वह पदार्थ हैं जो बहने की क्षमता रखते हों, जिस बर्तन में उसे रखा जाए उसी का आकार धारण कर लेते हैं। देखो इसको लिखने पर कुछ नंबर नहीं मिलने वाला, लेकिन जो मैंने आप सभी को बताया उसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। एनी सब्सटेंस यानी कोई पदार्थ विच हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब उसका नेचर होगा, ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर द एक्टिंग ऑफ शियर स्ट्रेस इज नोन एज फ्लूइड। यानी फ्लूइड वो होता है जिस पर शियर स्ट्रेस लगाने पर उसके अंदर डिफॉर्मेशन आए, अर्थात वो अपनी जगह से हट जाए, वो हमारी फ्लूइड कहलाती है। यानी कोई पदार्थ जिसके अंदर डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी हो, कब? जब उस पर शियर स्ट्रेस लग रहा हो, उसको कहते हैं फ्लूइड। अब हम आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह को हमने समझा दिया है अपने नोट्स के अंदर जा करके, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप्स होते हैं, डायनेमिक्स होता है, काइनेटिक होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे डायनेमिक के अंदर फोर्स एंड प्रेशर, काइनेटिक के अंदर मोशन, ठीक है, और स्टैटिक में क्या होता है कि कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है, रेस्ट पे होता है। अब मेन है आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़, तो एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे हो गया आपका डेंसिटी, घनत्व। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितने आपके सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है इनको आप 100% तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 5 मार्क्स से 10 मार्क्स मिलेगा। आप अगर PYQ देखेंगे तो पहला जो पेपर कराया उसमें 10 प्रॉपर्टी ही पूछ लिया, यानी 10 नंबर के तो प्रॉपर्टी ही दे दिया, लेकिन 5 नंबर माई का लाल कोई नहीं रोक पाएगा देने से, यानी 5 नंबर मिलना ही तय है। यानी आपको जो है प्रॉपर्टीज़ आप फ्लूइड के ऊपर 5 नंबर मिलना तय है, यानी आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ करके ही जाइए। आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, डेंसिटी है पहला, इसको कहेंगे हम घनत्व। क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। तो ये घनत्व क्या है? घनत्व है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ नॉर्मली आपको याद रखना पड़ेगा द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आपके रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगला है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको कहते हैं विशिष्ट आयतन, ठीक है, विशिष्ट आयतन। अब ये क्या है? ये कह सकते हो कि आपका डेंसिटी का उल्टा है, इसका उल्टा है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट मास। यानी एक तौर पे कह सकते हो कि आपके द्रव्यमान के द्वारा घेरा गया जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो किसी यूनिट मास के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम जो है वो आपका जो है विशिष्ट आयतन कहलाता है। तो VYM याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट मास, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। यही 2 चीज़ आपको लिखना होता है, आपके पूरे नंबर मिल जाता है, कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटता, ठीक है भैया। चलिए, अब अगला आता है प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट, ठीक है। स्पेसिफिक वेट क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक वेट जो है आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या हो गया? विशिष्ट भार, विशिष्ट भार। अब वेट को आप W से रिप्रेजेंट करते हो, W को ही लिखते हैं mg, तो mg/v, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, m को इधर लिख लो, g को इधर लिख लो, अपॉन v लिख लो। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बताओ मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? रो। क्या है? रो। इधर देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम अर्थात रो का मतलब क्या है? घनत्व। रो जी, इसको रो जी भी लिखते हैं, क्लियर बात है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक वेट। अब आते हैं अगले, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी इसको कहेंगे विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व। अब जो ये लिखा हुआ है इससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे आप, लेकिन मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखो, इसको आप लिखते हो रो फ्लूइड अपान में, ऐसा याद रखना, रो वाटर। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ किसी द्रव का घनत्व, यानी फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया? कोई भी यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, ये पानी तो नहीं है, ये फ्लूइड है। तो किसी फ्लूइड का घनत्व
और रो वाटर अर्थात किसी पानी के घनत्व का अनुपात जो होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ गए? क्लियर बात है भाई? तो किसी सब्सटेंस या फ्लूइड, यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? फ्लूइड हो गया। तो किसी फ्लूइड का जो घनत्व है और किसी वाटर का जो घनत्व है, उन दोनों की जो अनुपात है उसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब आते हैं हम विस्कोसिटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, विस्कोसिटी। तो आप पहले घरेलू तरीके से समझिए, यहाँ पे लिख देता हूँ घरेलू, जिससे आप समझ पाओगे। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। श्यानता का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा श्यान हो, कम श्यान हो, यानी गाढ़ापन के तौर पे इसको याद रखो कि इसको गाढ़ापन की बात किया जा रहा है। जैसे शहद है, तो शहद को अगर आप लेकर के जाओगे, शहद यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, पहले घरेलू तरीके से समझो। शहद है और पानी है, अगर इसको छोड़ोगे बहने के लिए, कुछ मान लो फर्श पे छोड़ दिया, किस पर छोड़ दिया? फर्श पे छोड़ दिया, तो पानी तुरंत ही बह जाएगा खटाखट से। मान लो पानी को यहाँ पे छोड़ा और शहद को यहाँ छोड़ा, तो पानी भर के यहाँ आ गया और शहद यहीं रह गया। इसका मतलब क्या है? आपका जो शहद है वो ज़्यादा श्यान है, यानी ज़्यादा गाढ़ा है, और जो पानी है वो कम गाढ़ा है। तो मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी है किसी फ्लूइड की, तरल की प्रॉपर्टी है श्यानता, यानी गाढ़ापन उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई फ्लूइड बहना चाह रहा है, कोई फ्लूइड बहना चाह रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहूँगा वो आपको समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। कोई फ्लूइड है, अगर वो बहना चाह रहा है मान लो, ठीक है, तो उसके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है इंटरनल फ्रिक्शन, आंतरिक घर्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ापन है, उसके अंदर ज़्यादा गाढ़ापन है। वही क्या कर रहा है? इंटरनल फ्रिक्शन उसके फ्लो को रोक रहा है, उसके प्रवाह को रोक रहा है। वो प्रॉपर्टी कहलाती है श्यानता। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच आर रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब रोकती है, द शियर स्ट्रेस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, यानी दोनों लेयर के बीच में क्या है कि इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, शियर स्ट्रेस जिसे कह रहे हैं आप। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो फ्लूइड जो है बहने से रुक रहा है। अब ज़्यादा विस्कोसिटी होगा तो कम बहेगा, अगर मान लो विस्कोसिटी उसकी कम है, यानी पानी की विस्कोसिटी कम है, तो बह करके आगे चली जा रही है। तो ये हो गया आपका विस्कोसिटी, ठीक है। इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बना हुआ है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा हम आपको विस्कोसिटी भी डेफिनेटली समझाते हैं। लेकिन विस्कोसिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम दो चीज़ और समझाएंगे, एक डायनेमिक विस्कोसिटी और एक आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलिए, तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बस। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का मतलब होता है गतिशील श्यानता। क्या? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील, और विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। चलिए ठीक है भैया, गतिशील श्यानता की बात किया जा रहा है यहाँ पर। जब द्रव के परतों के बीच जो इंटरनल फ्रिक्शन है, यानी जो घर्षण है, ठीक है, उसके जो प्रवाह का विरोध हो रहा है, जैसे ये आपकी द्रव बह रही है, तो एक छोटे छोटे परत होते हैं, इनके बीच जो इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है, यानी ये जो बहना चाह रही है, गतिशील होना चाह रही है, उसके जो प्रवाह का विरोध हो रहा है, वो कहलाती है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं, किससे? म्यू से। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर टाउ। टाउ का मतलब होता है शियर स्ट्रेस, टाउ का मतलब होता है शियर स्ट्रेस, और आपका डी यू अपान डी वाई, ठीक है, ये होता है डी यू अपान डी वाई को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा वहाँ पर, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। डी यू अपान डी वाई बराबर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर बात है? म्यू क्या हो गया? डायनेमिक विस्कोसिटी, डी यू अपान डी वाई हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, और टाउ जो हो गया वो हो गया शियर स्ट्रेस। तो म्यू बराबर होता है आपका टाउ डी वाई अपान डी यू अपान डी वाई, ठीक है। अब
जो इसका कह सकते हैं कि निकल कर आएगा, क्या निकल करके आएगा आपका फॉर्मूला, तो म्यू बराबर निकल के आएगा एन एस अपान मीटर स्क्वायर। अब कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया, ठीक है भैया। और उसके बाद यू का मतलब हो गया आपका वेग, वेग हो गया, वेग होता है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वाई यहाँ पर आपका आ गया मीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। क्लियर बात है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? तो यहाँ से आपका m से m कट जाएगा, तो एन एस अपान मीटर स्क्वायर म्यू बराबर निकल के आएगा। इसी को पॉइज कहते हैं, और एक पॉइज बराबर होता है हाफ एन एस अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात है। चलिए अब आते हैं अगले उस पर, क्या नाम है, हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी समझ लेते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, लगे हाथ समझ लेते हैं। विस्कोसिटी, तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब क्या था यहाँ पे? गतिशील। अब ये काइनेमेटिक यानी गतिज ऊर्जा की बात की जा रहा है, यानी हो गया ये गतिज विस्कोसिटी, गतिज श्यानता। तो गतिज श्यानता का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको डिनोट करते हैं न्यू से, किससे? न्यू से डिनोट करते हैं। और न्यू क्या है? ये होता है आपका म्यू अपान रो। म्यू क्या है? म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। और आपका वीक आपका रो क्या है? घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। तो क्या हो गया आपका म्यू अपान रो, ठीक है। तो म्यू का निकाल लो और रो का निकाल लो, तो इसका फॉर्मूला इधर निकाल के दे देते हैं। ये है आपका एन एस अपान मीटर स्क्वायर म्यू बराबर हो गया एन एस अपान मीटर स्क्वायर अपान में घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, इस तरीके से। अब आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने द्रव्यमान बटे आयतन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे विशिष्ट आयतन हो गया, इससे आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर दो। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, हो गया वेपर प्रेशर। क्या है प्रॉपर्टी? वेपर प्रेशर। तो किसी फ्लूइड का वाष्प दाब वह दाब होता है, वेपर प्रेशर का मतलब होता है वाष्प दाब, ध्यान से समझिएगा। तो किसी फ्लूइड का वाष्प दाब जो होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? वह प्रेशर होता है जिस पर द्रव की सतह से, ये कोई आपका कंटेनर में द्रव है, ये इसकी सतह है, यहाँ से क्या बनेगा? द्रव। ये क्या होगा? वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प के रूप में, ठीक है। तो द्रव के जो सतह है, आपके लिक्विड की सतह है, वहाँ से वाष्प बनने की जो दर है, दर क्या होता है कि कितना आपका वाष्प बना पर मिनट, पर सेकंड, पर घंटा, तो क्या है? दर है। तो वाष्प बनने की दर और वाष्प से वापस द्रव बनने की दर, यानी वो क्या हुआ? ठंडा होकर के फिर पानी बनने की दर जब समान हो जाती है, वह प्रेशर जिस पर वाष्प जो है द्रव से वाष्प बनने की दर और वाष्प से द्रव बनने की दर, ठीक है, वाष्प से द्रव बनने की दर है, वो समान हो जाती है, तो हमारा वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। पेट्रोल का वाष्प दाब बहुत अधिक होता है, इसलिए वह कमरे के तापमान पर ही आसानी से वाष्पित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल को खुला छोड़ते हो तो अपने जो द्रव का जिस जगह पर रहता है वहीं से क्या होता है? वाष्पित होने लगता है, और उसी को पेट्रोल का जो गैस फॉर्म होगा, गैसियस फॉर्म होगा, उसी प्रेशर पर ला करके फिर से उसको पानी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी पेट्रोल की जो है होती है क्या? प्रॉपर्टी। तो ये हो गया वेपर प्रेशर। अब सिलेबस के अंदर देख लेता हूँ कि ये क्या है। तो ये सिलेबस के अंदर अब नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ससंजन को भी छोड़ देते हैं, आसंजन को भी छोड़ देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर गिवन है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है संपीड्यता, ठीक है।
दबाना, किसी तरल को क्या करना है, यहाँ पे दबाया जा रहा है। तो संपीड़ित तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल पर बाह्य बल लगाने पर उसके आयतन में कमी आ जाती है। अर्थात इतना आपका रखा है पानी, इसको चारों तरफ से क्या किया आपने, कंप्रेस कर दिया, तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी इतना हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई कंप्रेसिबिलिटी। अर्थात किसी फ्लूइड पर बाह्य बल लगा कर उसके आयतन में कमी लाना, ये हमारी कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। अब जैसे आप सिलेंडर पिस्टन के बारे में जानते होंगे, तो कुछ इस तरीके से सिलेंडर पिस्टन होता है जो आपकी गाड़ी होती है, तो यहाँ पर ऐसे पिस्टन होता है और यहाँ पर क्या होता है, इनटेक होता है, यानी यहाँ से फ्लूइड आता है और यहाँ से ये पिस्टन जो है पिस्टन मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन रहता है, तो इस द्रव को क्या कर देता है, पूरी तरीके से कंप्रेस कर देता है। यहाँ पे लगा होता है स्पार्क प्लग, वो क्या करता है, जलाता है। तो जब कंप्रेस कर दिया गया बहुत ज़्यादा, तो उसमें हीट जनरेट हो गई, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी, यानी उसके आयतन में कमी ला दिया जाता है। तो संपीड़ितता गुणांक के विलोम की प्रत्यास्थता का आयतन गुणांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो यहाँ पे बीटा है 1/k के बराबर होता है। बीटा का मतलब हो गया कंप्रेसिबिलिटी, 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो है हमारा सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन। तो हम अब सरफेस टेंशन आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, सरफेस टेंशन को आप लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव, और अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव को, तो पृष्ठ तनाव बहुत ईजिली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट करते हैं टेंशन को, और ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, तो उसकी सतह पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो बल होता है वो पृष्ठ तनाव कहता है। मान लो ये यूनिट लेंथ हमने ले लिया, तो किसी भी द्रव की सतह पर यूनिट लेंथ यानी लंबाई पर लंबवत काम करने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। लेकिन हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में चीज़ें बदल चुकी होती हैं। क्लियर बात है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बात कुछ और होती है। देखो, एग्जाम में तो ये लिख दोगे और नंबर आपको मिल जाएगा। और यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। एफ का मतलब है न्यूटन और आपका एल का मतलब है मीटर। लेकिन एक्चुअल में पृष्ठ तनाव को फील करो, क्या होता है पृष्ठ तनाव, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सुनोगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप रियल लाइफ को जान पाओगे। आप इंजन चलाए हो, पंपिंग सेट जिसको बोलते हैं, हम अपने गाँव में इंजन उसको बोलते हैं, ठीक है, जो 10 हाथ पावर का हॉर्स पावर बोलते हैं एक्चुअल में, लेकिन हम तो 10 हाथ पावर ही बोलते हैं, ठीक है, गांव में तो गांव की लैंग्वेज है। तो जो आपने इंजन देखा होगा ट्यूबवेल से, ठीक है, पानी निकलता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ ये मान लो वाल होती है, तो यहाँ से आपका जो है पानी निकलता है, कुछ इस तरीके से धारा में बह करके गिरता है। इतनी बात क्लियर आ रही, फील आ रहा होगा, भले ही मैं डिजिटल बोर्ड वाला टीचर नहीं हूँ, लेकिन फील पूरा ला दूंगा। तो अगर आप इस पर ऐसे छप से हाथ मारते हो इसके ऊपर ना, तो आपको बहुत ज़ोर से लगता है। आप इस पर छप से हाथ मारो तो लगता है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये जो एरिया है ना, ये पृष्ठ तनाव का एरिया, यानी यहाँ पर टेंशन है। टेंशन के कारण ही जो आपका फ्लो है कुछ इस तरीके से सीधा लाइन में जा रहा है। अगर यहाँ पर टेंशन नहीं होता तो ये बिखरते हुए जाता, लेकिन ये बिखरते हुए नहीं जा रहा है, एक सीधे में जा रहा है। क्यों, अब उस बात को समझो। देखो, पानी है आपका, लिक्विड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मान लो एक कंटेनर के अंदर पानी है, तो होता क्या है कि ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो क्या होते हैं, ये सभी एक दूसरे से खिंचे होते हैं। तो अगर हम कोई मान लो ए मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, तो उसके ऊपर इधर से कोई इसको खींच रहा होगा, यहाँ पर कोई खींच रहा होगा इसको, यहाँ पर कोई खींच रहा होगा, यहाँ पे कोई खींच रहा होगा। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी। अभी समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, देखो ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के एकदम ऊपरी किनारे पर है, और ये आपका इसका साम्यावस्था में है। अर्थात क्या है, ये समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये साम्यावस्था में, यानी चारों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहे हैं। लेकिन द्रव की एक कंडीशन होती है, द्रव की एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, सुनिए। ये हमेशा अपने आप को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, यानी कम स्थान घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी अर्थात
अगर यहाँ पर ये द्रव की बूंदें हैं, अगर इसको पूरा आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये आपका गोला है। लेकिन अब यहाँ पे आपका कंटेनर बंद हो रहा है, तो ये द्रव जो है, ये द्रव सिर्फ इतने में ही रहना चाहेगा, सिर्फ इतने में ही रहना चाहेगा। तो इसके कारण इसका जो पृष्ठ है इस पर क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा, और ये अनबैलेंस्ड है, इसी के कारण इस पर टेंशन जनरेट हुआ। और जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये किस फोर्स के कारण होता है, ये कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। किसके कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। तो फिर से मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ कि जो द्रव है उसका एक फिनोमिना होता है, एक व्यवहार होता है। द्रव क्या करती है, अपने जो भी सतह का क्षेत्रफल है उसको न्यूनतम रखने का प्रयास करती है, सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम यानी मिनिमम करने का प्रयास करती है, और इसी के कारण सरफेस टेंशन जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, मैंने यहाँ पे समझाया कि जब ये पूरा यहाँ तक रहती तो ये आपका सरफेस टेंशन नहीं होता इसमें, लेकिन जब यहाँ पे आपने इस कंटेनर को बंद किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये अनबैलेंस हो गया, और अपने न्यूनतम क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर टेंशन जनरेट हो गया। अब आइए, इंग्लिश में भले लिखा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, यानी सरफेस टेंशन क्यों होता है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण। यानी जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इस पर ये इसको खींच रहा होता है, इसको खींच रहा होता है, इस फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो जब कोहेसिव फोर्स अनबैलेंस हो जाता है, अर्थात यहाँ से इसको खींचने वाला तो है, यहाँ से इसको खींचने वाला तो है, यहाँ से खींचने वाला तो है, लेकिन यहाँ से इसको कोई खींचने वाला नहीं है, ठीक है। इसी के कारण जब खींचने वाला नहीं है तो ये अपने आप को यहाँ पर कर लिया, और यही के कारण क्या हो गया, इस पर टेंशन जनरेट हो गया। और जो मैंने बताया शुरू में, इस डिफाइंड एज ए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जिसको कहते हैं आप सभी। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ नॉर्मल टू द लाइन ड्रॉन एट द लिक्विड सरफेस, अर्थात जो भी फोर्स लग रहा है वो लंबवत लग रहा है। नॉर्मल का मतलब होता है लंबवत लग रहा है पूरी लेंथ पर, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो होता है सरफेस टेंशन। ये क्यों होता है, ये आपके कोहेसिव फोर्स के अनबैलेंस होने के कारण होता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है सारी चीज़ों को। एज द टेम्परेचर इंक्रीज कोहेशन डिक्रीज, सरफेस टेंशन आल्सो डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बताओ, कोई चीज़ गर्म करोगे तो जो उसके अंदर तनाव है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन के बारे में था, आप अब अपने तरीके से इसको लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक है कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी को हिंदी में कहते हैं केशिकात्व। क्या कहते हैं, केशिकात्व। अब ये केशिकात्व क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक आप ट्यूब ले लो, कैपिलरी ट्यूब, कहने का मतलब ये है कि आप सुई देखे हो, निडल, जो जो इंजेक्शन आपको नहीं लगाता है डॉक्टर, वो वाला निडल आप ले लो, ठीक है। और ये आपका कंटेनर पानी है, तो वो उस वाले निडल को इसमें डुबो दो, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब इस वाले को इसमें डुबो दोगे तो क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कुछ पॉइंट तक पानी चढ़ जाएगा, कुछ पॉइंट तक पानी चढ़ जाएगा। तो जो खुद से पानी चढ़ता है, इस वाले एक्शन को ही कहते हैं कैपिलरिटी। अर्थात किसी पतली नली में, किसी पतली नली की ट्यूब कितनी होती है, इसका इनर डाया यानी अंदर का डाया 6 mm मैक्सिमम हो सकता है, और जो बाहर का स्कॉट डाया है 1.3 से 1.4 mm तक रख सकते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब के इनर डाया और स्कॉट डाया दोनों आपको दिख गया, ठीक है। अगर इस तरीके की ट्यूब हो और उसको आप किसी कंटेनर के अंदर डुबोते हैं और उसके अंदर पानी चढ़ता है, और पानी चढ़ेगा भी और नीचे गिरेगा भी, ठीक है। तो इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरिटी एक्शन। तो यहाँ पे लिखा है वन द स्मॉल डायमीटर यानी छोटी ट्यूब लेस देन 6 mm इज इंसर्टेड इन अ लिक्विड, यानी किसी पानी के अंदर डाला जाता है। देयर में भी राइज आर फॉल, यानी पानी यहाँ पे उठ भी सकता है और जब हटाओगे तो गिरेगा। ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, यानी पानी जो है उसके अंदर गिरेगा उठेगा। विथ रिस्पेक्ट टू आउटर सरफेस, यानी उस आउटर सरफेस से आप देखोगे कि कितना पानी चढ़ा कितना नहीं गिरा। दिस फिनोमिना इज नोन एज ए कैपिलरिटी। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी लिख देता हूँ नोट पॉइंट में। ये सब चीज़ें आप एग्जाम में लिखोगे, आप ये एसएससी जेई की तैयारी वगैरह करोगे, जैसा कि मैं एसएससी जेई वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। कैपिलरिटी जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव और
आपका एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। कारण क्या है? पृष्ठ तनाव होता है, उसके कारण होता है ये। एंड किसके कारण होता है? आसंजक, आसंजक इसको कहते हैं एडहेसिव, एडहेसिव। और ससंजक इसको कहते हैं कोहेसिव, कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब ये है कि ससंजक का मतलब क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे क्या बताया था, ये ससंजक कोहेसिव फोर्स क्या था, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, और एडहेसिव अलग कर रहा है, ठीक है, आसंजक बल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 कारण के कारण होता है आपका कैपिलरिटी एक्शन। अब एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ। आप तो अब बड़े हो गए हैं, हमारे सबके यहाँ चीज़ें बदल चुकी हैं। तो होता क्या है मेरे दोस्तों कि आपने देखा होगा मिट्टी का तेल जो होता है, मिट्टी का दिया जो होता है, मिट्टी का दिया में एक बाती, रुई की बाती डाल देते हैं और उससे आपका तेल ऊपर की तरफ जाता रहता है और आपका क्या होता है, हमारा दिया जलता रहता है। तो मिट्टी का दिया जो है उसके अंदर जो तेल चढ़ता है वो कैपिलरिटी एक्शन के कारण होता है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा कोहेसिव फोर्स से, तो पॉसिबल है। तो वैल्यू ऑफ एच, हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर, ठीक है, तो जो उसकी हाइट है उसके हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर यानी पानी की जो पानी की हाइट है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन और वेट ऑफ वाटर दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। एक एक को बता देता हूँ। जैसे हाइट है तो द्रव जितना ऊपर उठा वो हाइट यहाँ पे लोग लिख सकते हो, ठीक है, हाइट हो गई आप सभी। अब ये इस टाइप का बना हुआ है, ये आप पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन लिख देता हूँ, पृष्ठ तनाव है। थीटा क्या है, मतलब संपर्क कोण होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी कोई सा भी पानी से जब टच होता है तो उसको कहते हैं कितने कोण पे टच हुआ, ठीक है। और ये जो बना हुआ है आप सभी का, ये है आपका घनत्व, घनत्व है पानी का, पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व है। ये जी है गुरुत्वीय त्वरण और डी है व्यास, जो नली है उसका कितना व्यास है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। तो कैपिलरिटी एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नली का जो व्यास है अगर कम होगा तो पानी ऊपर उठेगा ज़्यादा, और अगर नली का व्यास ज़्यादा है, नली का व्यास ज़्यादा है तो पानी उतना ऊपर नहीं उठ पाएगा। 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसको अच्छी तरीके से आप सभी को समझाते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, बहुत आसान है समझना। अब आपको जो भी पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर आपके सिलेबस में जितने भी फ्लूइड्स दिए हुए हैं एग्जाम में आएगा वही फ्लूइड्स लिखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड में बहुत सारे फ्लूइड्स आ जाएंगे, लेकिन हमको उतना ही लिखना है जितना हमारे एग्जाम में दिया हो, मतलब सिलेबस में दिया हो। तो पहला हमारा जो फ्लूइड है वो है आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। जो थ्योरी लिखी है तो लिखने के काम आएगी, लेकिन समझने की कोशिश करो। जैसे कोई पानी बहता है, कोई पानी बह रहा है, ये आपका पानी कुछ इस तरीके से आपका बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड्स की बात किया जा रहा है। जब कोई आपका पानी बहेगा तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में, इन जो दो परत बह रही हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी एक दूसरे को क्या करती है, इसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक परत से दूसरे परत के बीच में घर्षण होता है, जिसको क्या कहते हैं आप, श्यानता, विस्कोसिटी। यानी जो आइडियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ये कहा जा रहा है। यानी ये काल्पनिक तरीके से बताया जा रहा है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला है इनकम्प्रेसिबल, यानी इस फ्लूइड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि प्रेशर आप बढ़ा दो या प्रेशर आप घटा दो, लेकिन डेंसिटी बराबर नो चेंज, यानी उसके घनत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी आप प्रेशर बढ़ा दो घटा दो, जो पानी का घनत्व है वही पानी का घनत्व रहेगा। इस चीज़ को कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये काल्पनिक है, अर्थात ऐसा द्रव पॉसिबल नहीं है, पूर्णतः कोई आदर्श द्रव नहीं है।
जिसकी सान्यता शून्य हो, यानी दो द्रव मतलब द्रव के जो बीच की परत हैं उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो, और इनकम्प्रेसिबल हो अर्थात प्रेशर बढ़े या घटे उसकी घनत्व में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, और यहाँ पर और तीसरी चीज़ ऐड कर सकते हो, नो एनर्जी लॉस। क्या? नो एनर्जी लॉस, अर्थात घर्षण के कारण कोई भी लॉस नहीं होगा। फ्रिक्शन के कारण, जब फ्रिक्शन जीरो हो गया तो लॉस होगा ही नहीं, फ्रिक्शन के कारण कोई भी लॉस नहीं हो, तो ऐसी जो फ्लूइड होती है उसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। अब अगला फ्लूइड फिर से चल के आया है, वो फ्लूइड का नाम है रियल फ्लूइड। क्या है? रियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि कोई तरीके से आइडियल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा द्रव जिसमें श्यानता शून्य होती है, यानी विस्कोसिटी तो जीरो होती है, और इसका बिहेवियर वास्तविक जीवन में देखा जा सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं रियल फ्लूइड। यानी आप पानी देख सकते हो, तेल देख सकते हो, वायु देख सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, द्रव के जो परत जो बह रही है द्रव, ठीक है, ये जो द्रव आपकी बह रही है, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे लेकिन मैं एकदम से डाउट क्लियर कर दूंगा। जो द्रव आपके बह रही है उसकी श्यानता शून्य होती है, लेकिन घर्षण इंटरनल थोड़ा बहुत पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इतना पाया जाता है कि उसकी तब भी विस्कोसिटी अर्थात श्यानता तब भी उसकी जीरो रहती है। ये बताओ, जो पानी है उसको बहने में कोई दिक्कत होता है क्या? आराम से बह जाता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसमें, लेकिन पानी फिर भी उसमें बह जाता है। अब जब पानी बहता है श्यानता जीरो तो होती है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो पॉसिबल है। फ्रिक्शन अगर पॉसिबल है इतना कम मात्रा में, तो हल्का सी हानि भी होगी। अगर फ्रिक्शन कम मात्रा में है तो हानि भी पॉसिबल है, और हानि पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, इस तरीके की फ्लूइड को रियल फ्लूइड कहते हैं। तो आप लोगों को रियल फ्लूइड समझ में आ चुका, जिसकी श्यानता तो जीरो होती है, लेकिन इसको आप वास्तविक जीवन में देख सकते हैं। श्यानता जीरो होती है लेकिन फ्रिक्शन पॉसिबल होता है, हल्की सी हानि भी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है? आपका रियल फ्लूइड है। मैंने जैसा कि बताया था कि चाहे गैस हो चाहे एयर हो, ये सब फ्लूइड है। पानी, फ्लूइड का मतलब ये नहीं होता कि पानी पेट्रोल, फ्लूइड का मतलब गैस और लिक्विड दोनों आ जाता है। ठीक है, आइए अब आते हैं अगले फ्लूइड के ऊपर, वो है न्यूटोनियन फ्लूइड। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे कि नाम है न्यूटोनियन फ्लूइड, अर्थात एक लॉ होता है जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो एक ऐसा फ्लूइड जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे के नियमों का पालन करता है, यानी उसका कह सकते हैं कि अनुरूप का पालन करता है, तो उस तरीके के जो फ्लूइड्स होते हैं उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। ये पहला डेफिनेशन हो गया कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नियम का पालन करता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। लेकिन इतने से काम नहीं होगा दोस्तों, इसने काम नहीं हो पाएगा, आपको और समझाना पड़ेगा कि होता क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर वही नहीं पता है तो क्या है, तो न्यूटन का जो नियम होता है श्यानता का नियम, वो होता है टाउ। इसको टी भी लिखते हैं या टाउ लिखते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था जब हम विस्कोसिटी समझा रहे थे। ये क्या है आपका? ये हो गया शियर स्ट्रेस। क्या है? शियर स्ट्रेस। म्यू क्या है? म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी। यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा मैं, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी यानी श्यानता। और डी यू अपान डी वाई जो है ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको कहते हैं वेग प्रवणता। क्या कहते हैं? वेग प्रवणता। तो ऐसा फ्लूइड जिसकी श्यानता अपरिवर्तित रहती है, अर्थात श्यानता में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, अर्थात कह सकते हो कि श्यानता की वैल्यू हटा दो और चाहे उस पर जितना शियर स्ट्रेस लगाया जाए तो क्या होगा, फ्लूइड जो है होगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। कहने का मतलब ये है
कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है du अपान dy के, क्योंकि जो म्यू है वो कांस्टेंट हो गया, ये अपरिवर्तित है, यानी म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपान dy। तो इस तरीके के फ्लूइड को कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, चलिए, तो न्यूटोनियन फ्लूइड समझ में आया। ऐसा फ्लूइड जिसकी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, आप चाहे जितना स्ट्रेस लगा दीजिए विस्कोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के फ्लूइड को कहते हैं हम न्यूटोनियन फ्लूइड। ये पानी है, वायु है, पेट्रोल है, ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर आते हैं। क्लियर बात है। चलिए, अब आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस लगाने पर बदल जाती है, अर्थात आपने शियर स्ट्रेस लगाया तो विस्कोसिटी क्या हो गई, विस्कोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। विस्कोसिटी जैसे ही चेंज हुई मेरे दोस्तों, ठीक है, विस्कोसिटी जैसे चेंज हुई, ये फ्लूइड न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि न्यूटन के विस्कोसिटी नियम कह रहा है कि म्यू बराबर कांस्टेंट। और ये जैसे ही लगाया आपने शियर स्ट्रेस, जैसे ही आपने यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगाया ये वैल्यू चेंज हो गई, और जैसे ये वैल्यू चेंज हो गई ये हमारा फ्लूइड हो गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे हो गया कीचड़, ब्लड, टूथपेस्ट। अब ये बताओ कि आपने टूथपेस्ट को नॉर्मली देखो, टूथपेस्ट क्या रहता है, जैसे कि जैसे तैसा पड़ा रहता है, कुछ नहीं करते हो, लेकिन जैसे आप इस पर बल लगाते हो ये बाहर निकल के आपके ब्रश के ऊपर आ जाता है। ब्लड है, नॉर्मली ऊपर ऐसे पड़ा है, आप हल्का सा दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कीचड़ का भी वही हालत है। इस तरीके की फ्लूइड हैं जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, अर्थात शियर स्ट्रेस लगाने पर ये बदल जाते हैं। अब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्या दिया हुआ है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये समझ लेते हैं हम लोग। अब जो बात हमने नॉन न्यूटोनियन में समझी ना, वही कहानी यहाँ पर भी लागू होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। समझो क्या है, देखो, यह एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें एक निश्चित स्ट्रेस से कम कोई फ्लो नहीं होता है। अर्थात आपने टूथपेस्ट का एग्जांपल मैंने दिया, टूथपेस्ट आपके बॉक्स के अंदर है, जब आप हल्का सा दबाओगे तो नहीं निकलेगा, बस इतना ही अंतर है। आपने हल्का सा दबाया, नहीं निकला, लेकिन एक निश्चित स्ट्रेस से ज़्यादा जैसे आपने लगाया तो वो आपका निकल के आया आपके टूथपेस्ट पर। अर्थात एक ऐसा फ्लूइड जिसमें एक निश्चित स्ट्रेस से कम कोई फ्लो नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रेस बढ़ाया, जैसे ही द्रव पर दाब लगाया, प्रेशर लगाया, शियर स्ट्रेस बढ़ाया, वहाँ पर लिमिट स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया, तो वह द्रव आइडियल फ्लूइड की तरह क्या हो गया, बहने लगा। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या है, एक ऐसा फ्लूइड जिस पे एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पर वो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की तरह क्या होता है, बहने लगता है। और पहले ठोस की तरह था, अब क्या हो गया, ये द्रव की तरह हो गया। इस तरीके की फ्लूइड को कहते हैं हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर, एकदम से चकाचक वाली तरीके से क्लियर किया हूँ। ऐसा फ्लूइड जिस पर एक निश्चित स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पर वो फ्लूइड ठोस से निकल करके द्रव की तरह बिहेवियर करने लगता है, तो इस तरीके की फ्लूइड को कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। टूथपेस्ट एग्जाम्पल है। तो इतना हमारे सिलेबस में था, रियल फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और प्लास्टिक फ्लूइड हमने पढ़ा कि नहीं? अभी तक हमने प्लास्टिक फ्लूइड पढ़ा, क्या देख लेता हूँ। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और प्लास्टिक फ्लूइड में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि ऐसा फ्लूइड जब तब तक वो फ्लो नहीं करेगा जब तक उस पर एक आपका यील्ड स्ट्रेस ना लगाया जाए। कौन सा स्ट्रेस? यील्ड स्ट्रेस। ध्यान से सुनिएगा, चेंजेस बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है कि जब तक उस पर एक निश्चित यील्ड स्ट्रेस ना लगाया जाए तब तक वो आपका फ्लो नहीं करेगा, अर्थात वो ठोस अवस्था में ही रहेगा। जब एक यील्ड स्ट्रेस आपका वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा तो वो ठोस से क्या होगा, द्रव की तरह बहने लगेगा। ठीक है, और ये एक नॉन न्यूटोनियन का टाइप है, लेकिन ये काम किस पर करता है? विंघम इक्वेशन। किस पर? विंघम प्लास्टिक इक्वेशन। सुन लीजिएगा, प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है कि वो तब तक नहीं प्रवाहित होता जब तक एक यील्ड स्ट्रेस यहाँ पे नहीं लगाई जाए, और जैसे यील्ड स्ट्रेस आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये क्या करेगा, सॉलिड से हो जाएगा लिक्विड और ये करने लगेगा फ्लो। ठीक है, और ये विंघम प्लास्टिक इक्वेशन पर काम करता है।
ये होता है टाउ बराबर टाउ नॉट प्लस म्यू डी यू अपान डी वाई। अब यहाँ पर टाउ वगैरह को तो हमने बताया था, जो टाउ नॉट है यही है आपका यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल वही टूथपेस्ट वगैरह ले सकते हो, कुछ नया नहीं है। आइए फिर से मूव करते हैं बैक टू द टॉपिक। अब देखो आपके पहले यूनिट के अंदर दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक था प्रॉपर्टीज़, जिसको हमने कवर कर लिया है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर। क्या है मेरे दोस्त? फ्लूइड प्रेशर। तो अब हम लोग फ्लूइड प्रेशर टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो हम डेमो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं अपने साथियों के लिए, आप सभी साथियों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा डेमो लेक्चर आप सभी के लिए कैसा रहा। क्या हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करें या नहीं करें, ये आप सभी का कमेंट करना काम है। तो चलिए आज के सेशन का वो यही एंड करेंगे, और एप्लीकेशन पर जो लोग हैं वो एप्लीकेशन पर पूरे लेक्चर को देख पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में देखें, लेकिन देख पाएंगे।